वेलकम टू विद्या अगेन। तो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा बुक चल रहा था मेडिसिन एंड टॉक्सिका। उसके अंदर चैप्टर चल रहा था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन चैप्टर के अंदर हम देख रहे थे कि क्या क्या प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन का, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए या एक ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अंदर हमने टीथ के बारे में पढ़ा था और जेंडर के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम बोन्स से जेंडर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, अपीयरेंस से कर सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हमने टीथ के अंदर पढ़ा था कि क्या क्या टाइप्स के टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ के बारे में पढ़ा था हमने। और अब हम कंटिन्यू करने वाले थे परमानेंट टीथ की मॉर्फोलॉजी के बारे में। क्या मॉर्फोलॉजी होती है, क्या एज ग्रुप में परमानेंट टीथ जो है वो इरप्ट होते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट टीथ के अंदर सबसे पहले लिखा है कि ईच टूथ हैज अ क्राउन। हर जो एक दांत है, मान लीजिए एक दांत है, इसका क्राउन वाला पार्ट होता है, नेक होता है और एक रूट वाला पार्ट होता है। जो रूट वाला पार्ट है वो जॉ बोन में एम्बेडेड होता है। टीथ जो है वो डेंटाइन से कंपोज होता है। और जो क्राउन वाला पार्ट है वो एनिमल से कवर्ड होता है। हेड, जो रूट वाला पार्ट है वो सीमेंटम से कवर होता है। इतना समझ में आ गया, जो रूट वाला पार्ट है वो सीमेंटम से कवर है, क्राउन वाला पार्ट जो है वो एनिमल से कवर है, और बीच वाला रूट वाला पार्ट है जिसको पूरा को डेंटाइन बोलते हैं। और विच इज अटैच टू एल्वियोलर बोन, जो नीचे से अटैच होता है। रूट वाला पार्ट वो एल्वियोलर बोन से अटैच होता है, वहां पे एल्वियोलर बोन होती है लोअर जॉ में। और अपर जॉ में भी भाई पेरिनोडल मेम्ब्रेन, एक पेरिनोडल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इंसीजर, सबसे पहले इंसीजर्स की बात करते हैं। तो द क्राउन इज शेप लाइक चिसल। इंसीजर्स का आपने शेप देखा होगा, तो क्राउन का जो शेप है वो चिसल शेप का होता है। एंड इज कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स शेप का होता है। ऑन इट्स लेबियल सरफेस, जो लेबियल सरफेस है उससे कॉन्वेक्स शेप का होता है। एंड कॉनकेव ऑन इट्स लिंगुअल सरफेस। जो लिंगुअल सरफेस है, मतलब आप देखेंगे कैसे हम बात कर रहे हैं कि एक अंदर वाली साइड से और बाहर वाली साइड से होता है। तो लिंगुअल सरफेस से वो जो है कॉनकेव शेप का होता है, जो लेंस का हम शेप देखते हैं। एक्सेप्ट नियर द नेक, नेक पार्ट में ऐसा नहीं होता है। वेयर द सरफेस बिकम्स कॉन्वेक्स, जहां पे कॉन्वेक्स होती है नेक। द नेक इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड, नेक जो है इंसीजर का स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। द रूट इज सिंगल सिंगल रूट का टूथ होता है। कैनाइंस पे आ रहे हैं तो दे आर लार्जर देन इंसीजर्स। कैनाइंस जो है वो लार्जर होते हैं इंसीजर से। द क्राउन इज लार्ज एंड कोनिकल, जो क्राउन है वो लार्ज होगा और कोनिकल होगा। वेरी कॉनकेव ऑन इट्स लेबियल सरफेस एंड स्लाइटली कॉनकेव ऑन इट्स लॉन्ग लिंगुअल सरफेस। इट्स मेस्टिकेटरी एज टेप्ड टू अ ब्लंट पॉइंट। मतलब इसका जो एज वाला पार्ट है वो ब्लंट होता है, वो बिल्कुल शार्प नहीं होता लेकिन ब्लंट होता है। विच प्रोजेक्ट स्लाइटली बियॉन्ड द लेवल ऑफ अदर टीथ, जो कि अदर टीथ के लेवल पे प्रोजेक्ट करता है थोड़ा। द रूट इज सिंगल सिंगल रूट का होता है एज पर एज लाइक इन इंसीजर। लार्जर होता है रूट और थिकर होता है देन इंसीजर। रूट लार्जर थिकर होता है इंसीजर के कंपेयर में। प्री मोलर्स और बाइकस्पिड, प्री मोलर्स को हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं। कस्पिड क्या होते हैं, कस्प होते हैं। जब आप दांत को देखते हैं तो नॉर्मली जो स्टार्टिंग बीच वाले दांत होते हैं, सेंटर वाले, वो इंसीजर्स हो गए उसके अंदर, और कैनाइंस हो गए। जिसका जो क्राउन पार्ट है वो कर्व शेप का है या सिंगल टाइप का है, लेकिन बट आप जैसे जैसे दांत को आगे से देखते हैं ना, तो दांत का जो शेप है वो चेंज होता जाता है। उसमें कस्प बने होते हैं, मतलब थोड़े से ग्रूव्स टाइप होते हैं, उसको कस्प बोला जाता है। तो प्री मोलर्स के अंदर दो कस्पिड्स होते हैं, इसलिए उसको बाई कस्पिड बोल रहे हैं। दे आर स्मॉलर एंड शॉर्टर देन कैनाइन, स्मॉलर होते हैं और शॉर्टर होते हैं कैनाइन से। द क्राउन ऑफ ईच इज नियरली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जो क्राउन होता है वो सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में। एंड स्लाइटली कंप्रेस्ड मेसिडेंट डिस्टली, बीच वाला पार्ट, दांत के बीच वाला पार्ट है मेसिडिस्टली। मेसिडिस्टली वहां से थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है, इसीलिए वो कस्प बन जाता है। अचीविंग सरफेस इज टू कस्प। द रूट इज यूजुअली सिंगल बट मे बी डबल। रूट सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। नाउ हम मोलर्स पे आते हैं। दे आर लार्जेस्ट विद ब्रॉड क्राउन। जो मोलर्स होते हैं उसमें ब्रॉड क्राउन होता है, बड़ा होता है। द क्राउन इज क्यूबिकल, ना उसमें हमारा बाइकस्पिड था, इसके अंदर हमारे पास क्यूबिकल है। कॉन्वेक्स ऑन इट्स लेबियल एंड लिंगुअल सरफेस एंड फ्लैटेड ऑन इट्स मीडियल एंड डिस्टल सरफेस। इट हैज थ्री, फोर और फाइव कस्प। इसके अंदर तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी कस्प हो सकते हैं। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन और एज ग्रुप ऑल्सो। ईच अपर मोलर हैज थ्री रूट्स। जो अपर साइड के मोलर्स हैं, अपर जॉ वाले,
उसके अंदर 3 रूट्स होती हैं, लोअर वाले में 2 रूट्स होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो अपर वाली साइड वाले अपर जॉ के होते हैं उनमें 3 रूट्स होती है, और जो लोअर जॉ में अटैच होते हैं मोलर्स, उनके अंदर 2 रूट्स होती है। अब हम डेसिडियस टीथ की बात करते हैं। दे आर रिजेंबल इन द फॉर्म ऑफ टीथ विच बियर द सेम नेम्स इन द परमानेंट, नाम सेम होते हैं उनके जो परमानेंट में आएंगे। इरप्शन ऑफ टीथ, कैसे इरप्ट होते हैं, क्या टाइम पीरियड होता है, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट भी करी हुई है इस बुक के अंदर ऑलरेडी। Eruption is defined as the superior part of crown of tooth appearing level with surface of alveolar bone in in both deciduous and permanent। ठीक है, eruption of teeth का मतलब पता है, वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट जब जो दांत है या टूथ है वो एल्वियोलर बोन से बाहर आ रहा है, बट फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है अभी, सिर्फ जस्ट बाहर आ रहा है, हम उस पार्ट को बोलते हैं इरप्शन ऑफ टीथ, कि वो इरप्ट हो गया, स्किन से बाहर आ गया, इसको हम इरप्शन बोलते हैं। डेंटिशन ऑकर अर्लियर इन लोअर जॉ, डेंटिशन जो है वो सबसे लोअर जॉ में होता है, एक्सेप्ट फॉर लेटरल इंसीजर, लेकिन लेटरल इंसीजर में ऐसा नहीं है। लेटरल इंसीजर्स होते हैं वो पहले अपर जॉ में आते हैं, विच एरप्ट्स अर्लियर इन अपर जॉ। The tooth permanent in lower permanent incisor, premolars and molars erupt about 1 year earlier than do the corresponding teeth in upper jaw. Wisdom tooth first erupt in lower and on the left side. Wisdom tooth जो है वो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आता है और अपर साइड पे आता है, लोअर साइड पे आता है विजडम टूथ, एंड देन ऑन राइट साइड, पहले लेफ्ट साइड पे फिर राइट साइड पे आएगा। द नंबर एंड इरप्शन ऑफ डिसीडियस टीथ इज मोर रेगुलर देन द परमानेंट टीथ। तो नंबर भी ज्यादा होंगे डिसीडियस टीथ के और मोर रेगुलर होंगे देन परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का थोड़ा इरेगुलरिटी होता है। इरप्शन इज नॉट ऑलवेज बायलेटरली सिमेट्रिकल। इरप्शन ऑलवेज बायलेटरिकल सिमेट्रिकल नहीं होता है, चेंजेस भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन हर चीज डिपेंड करती है। कोई भी 2 पर्सन सिमिलर इन सिचुएशंस में हो ही नहीं सकते। इफ अगर सेम होते कोई भी 2 पर्सन इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर, तो ये आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक ही नहीं जनरेट होता। इफ अगर ऐसा होता तो हम आइडेंटिफिकेशन करते ही क्यों उस पर्टिकुलर टॉपिक से ना। इसलिए आइडेंटिफिकेशन का जो ये बुक में लिखा है या जो आपके सिलेबस में बनाया गया है वो इसी तरीके से बनाया गया है, जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है, जो ऑलरेडी एनालिसिस हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है कि वो चीजें यूज हो रही है। इफ अगर वो यूज ही नहीं होती तो वो कोई टॉपिक नहीं होता आपकी पढ़ाई में। आप वो तो नहीं पढ़ेंगे जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअल का, वो पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको सिमिलरिटी नहीं, आपको डिसिमिलरिटी की बात करनी है। The number and eruption of deciduous teeth is more. Okay, eruption is not always bilateral, is vertical. Tooth eruption in female may be 1 year before the male. Female में पहले दांत आ जाते हैं, मेल में बाद में आते हैं। Females have smaller teeth, especially in lower canines, than males. In general, the dental and skeletal ages corresponding closely in the male, but in female, the skeletal age is generally 1 year ahead of dental age. Difference होता है female के अंदर dental age में और skeletal वाली age में। The ethic, cultural, hereditary environment, endocrine reaction and nutrition all play a part in eruption and calcification of teeth। यही लाइन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। एथिक, जो एथनिक वाला पार्ट है, रेस पे भी डिपेंड करता है आपका, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कौन से एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ का टेम्परेचर है, क्या वहाँ का एनवायरमेंट है, क्या वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन है, एवरीथिंग डिपेंड करती है। एंडोक्राइन रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, हेरिडिटरी, किसी जैसे हम जनरेशन टू जनरेशन देखते हैं तो सिमिलर टाइप के हमें चीजें देखने को मिलती है, शक्ल भी सेम होती है, तो उस तरीके से आपका इनर पार्ट भी सेम होता है, इनर जो बॉडी ऑर्गन्स भी सेम होते हैं, लाइक दैट। फ्रॉम बर्थ टू 14 years of age, the degree of formation of root and crown structures। जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ से 14 साल की एज तक आपका जो रूट और क्राउन वाला स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन है वो चलता है। द स्टेज ऑफ इरप्शन एंड इंटरमिक्सचर ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ आर यूजुअल इन एज एस्टिमेशन। जो इरप्शन हो रहा है और इंटरमिक्सचर ये हो रहा है टेम्परेरी और परमानेंट टीथ का, इनका सबका मिक्सचर जो है वो आपका एज एस्टिमेशन में काम में आता है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट इन चाइल्ड एस्टिमेशन ऑफ एज फ्रॉम टीथ गिव्स बेटर रिजल्ट देन स्केलेटन। अगर बच्चे का कोई दांत मिलता है तो वो ज्यादा अच्छे से वो रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू एडल्ट। Dental X-ray shows the developmental status of unerupted teeth and degree of root completion in eruption teeth। अगर जब दांत इरप्ट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपको कोई आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप एक्सरे के थ्रू कर सकते हैं। एक्सरे में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा जो ऑलरेडी एल्वियोलर वाली साइड पर है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। From 14 to 20 years, dental age estimation is based upon stage of development of third molar। तो 14 to 20 आता है, उसके अंदर थर्ड मोलर की बात आने लग जाती है।
There is much variation in these, and the accuracy of dental age estimation due to the period वेरीज बाय अबाउट ±3 ईयर्स। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके चलते हैं, बिल्कुल आप जो एज एस्टिमेशन बताएंगे वो बिल्कुल आपको 100% करेक्ट नहीं देना है रिजल्ट, आपको कुछ ना कुछ प्लस माइनस में देना पड़ेगा। द बॉडी ऑफ जॉ ग्रोज पोस्टीरियरली एंड द ramus in elongated after is elongated after eruption of second molar teeth. If third molars are absent, it should be noted whether there is a space between in jaws between the behind the second molar teeth। कोई भी अगर जैसे परमानेंट टेम्परेरी दांत है, परमानेंट इरप्ट होने वाला है, तो जो बैक साइड से हम एक्सरे में देखेंगे ना, तो उसका स्ट्रक्चर हमको दिखेगा एक्सरे के अंदर कि वो आने वाला है, नॉट फुल्ली कम, बट इट इज इन द प्रोसेस। So like that we observed in X-rays. If third molar are fully erupted, it indicates that the individual is of about above 7 years, 17 years का हो गया है, इसलिए वो थर्ड वाला भी आ गया है। In some person, due to inadequately jaw space, the third molar never erupt into the oral cavity. कुछ इन जॉ में स्पेस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो इंटरनली बन जाएगा दांत। या हो सकता है कि किसी की जेनेटिकली हेरिडेटरी वो चीज आई नहीं है, तो वो नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ सबके ही होगा, सबके अलग अलग टाइम पीरियड पे होता है। इस एज में तो आप लोगों की भी जैसे कि इरप्ट हो गया होगा, तो आपको पता होगा कि हाँ सबका सिमिलर टाइम पीरियड नहीं होता है। किसी के बहुत जल्दी आ जाता है, किसी के बहुत टाइम लेता है, लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है किसी के, इसमें इस तरीके से चीजें होती है। सच ट्रैप्ड टीथ आर नोन एज इम्पैक्टेड टीथ। तो वो ट्रैप्ड टीथ है बिहाइंड साइड, तो उसको हम इम्पैक्टेड टीथ बोलते हैं। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए कि इम्पैक्टेड टीथ क्या होता है, असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं। तो अब इसको ध्यान रखिएगा कि इम्पैक्टेड टीथ जो पर्टिकुलर टर्म क्या होती है, ऑल द टीथ कैन बी विजुअलाइज्ड बाय सिंगल एक्सरे बाय डेंटल पेनोरमिक टोमोग्राफी। तो जिसको हम ऑर्थोपेंटोग्राम बोलते हैं, जिससे कि आप दांत को देख सकते हैं एक्सरे में। नाउ एज एस्टिमेशन के लिए गुस्टाफ्सन मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट ही जो टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्टेप्स होती है गुस्टाफ्सन मेथड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर्स वगैरह भी आएंगे थोड़े टूथ के, तो आपको से मोर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा कि क्या टूथ की स्ट्रक्चर होती है और कैसे इनको डिवाइड करा गया है, कैसे कैसे टाइप्स में डिवाइड करा गया है, ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।